जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम सीटेट 2023 में हिंदी पेडागोजी से संबंधित गद्यांश 3 लेकर आए हैं। आज हमारा तीसरा गद्यांश होगा और इससे जानेंगे हम कि किस तरीके से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको गद्यांश किस तरीके से याद करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि गद्यांश से ही संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का सेशन जो होता है वो 30 नंबर का होता है और इस 30 नंबर में हिंदी व्याकरण से लेकर के हिंदी पेडागोजी और पद्यांश गद्यांश आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज रात 8 बजे हमारा सीटेट हिंदी का सेशन चलता है। इसको आप मिस मत कीजिए, आखिरी तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज दिया गया है, सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले तो आपको गद्यांश को एक नहीं 2 बार पढ़ना होगा और जब तक समझ ना आ जाए तब तक इसको ढंग से पढ़ना होगा और तब प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं से ढूंढकर देने होंगे। गद्यांश से हैरानी की बात यह है कि मेरी दलील मित्रों की हलक से नहीं उतरती। तब मैं उनसे कहता था, साहित्य की हर विधा को, हर तरह की लेखनी को मैं बतौर चुनौती स्वीकार करता हूँ। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के हृदय को छूना कोई मामूली बात नहीं होती है। यह तो आप भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह काम सिर्फ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ ही कर पाते हैं। मास के लिए या क्लास के लिए उनके दायरे सीमित थे, लेकिन मैं दायरों के बाहर का शख्स हूं। शायद ही इस कारण से मैं आपसे खुलकर अंतरंग बातें भी कर सकता हूं। बात कहानी की रचना प्रक्रिया से आरंभ की थी। तब मैं और ओ हेनरी की एक कहानी पढ़ता था और भीतर 2 नई कहानियों के बीच अपने आप पड़ जाते थे। ना कोई मशक्कत, ना कोई गहरी सोच या प्रोसेस। मेरे लिए उतना ही आसान था जितना कैरम का खेल। फिर भी ये रचनाएं कहानी के शिल्प में कहानी विधा अंतर्गत लिखी गई है। पुख्ता किस्सा गोई है, पर यह गोशा गोई जिंदगी से अलग नहीं होती। तो ये गद्यांश था, इससे संबंधित हमने प्रश्न जाने। चले स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न बना है, पहला प्रश्न बना, लेखक के लेखन की क्या खास बात है। यानी लेखक के लेखन की क्या खास बात हो सकती है। ऑप्शन इसमें ए वाला, वे केवल किस्सा गोई में निपुण हैं, वे केवल जिंदगी की कहानी लिखते हैं, या उनका लेखन सभी तरीके से के लोगों के दिल को छूता था, या उनका लेखन खास लोगों के लिए दिल छूता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि उनका लेखन सभी तरह के लोगों के दिल को छू जाता था। कहने का मतलब लेखक जो होता है वह अपनी कहानी में इतने भाव प्रयोग देता है कि सभी को वो पसंद आता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको ये पसंद नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा है, आम आदमी से लेकर खास आदमी, ऐसे लिखा हुआ है, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के हृदय को छूना कोई मामूली बात नहीं है। कहने का मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति भी दिल को छूना, ये लेखक की एक विशेष पहचान होती है। ठीक है, ये तो पर्सनली हो गया और ये भी पर्सनली, लेकिन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखक को ओ हेनरी की ही किताबें पढ़ना पसंद था, या लेखक के लेखन का दायरा थोड़ा बड़ा था, या लेखक बेहद कल्पनाशील और सृजनशील है, या लेखक दूसरों की कहानियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का, वो आ जाएगा सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन क्यों आएगा, क्योंकि इसमें लिखा गया था गद्यांश के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है, मतलब जो ऊपर गद्यांश है इसके अनुसार यह स्पष्ट होता है
कि यह कहा जा सकता है कि लेखक बेहद सृजनशील और कल्पनाशील, वो नई नई चीजें ढूंढ निकालते थे, वो नए नए सृजन नए नए निर्माण करते थे, कहानियों का कहो ये शब्दों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, लेखक को कहानी लिखने में लेखक को कहानी लिखने में क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत सोच विचारना पड़ता है, कहानी के शिल्प पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। 3 ऑप्शन में हमने इसको ढूंढना है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ही यही हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अपोजिट था, लेकिन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बात करें, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले आपने मना किया फिर इसको करेंगे, क्योंकि यही सही है। कई बार ख्याल आता है हमारे दिमाग में, हमने कहा कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, समझो यही सही है, हमको लगा और हमने कर दिया कि ये तो गलत है, जबकि यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि लेखक जब कहानी लिखने लगता है तो एक कहानी के बाद उसके दिमाग में 2-3 कहानियों का मैटर आ जाता है। जब वो एक कहानी पढ़ता है तो 2-3 कहानियों के लायक स्वतः ही उसके दिमाग में शब्द आने लगते हैं। वो तुरंत उस कहानी के बाद कई सारी कहानी लिख सकता है, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, शब्द बढ़ते जाते हैं, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं वैसे हमारे अंदर शब्द निर्माण होता है, अर्थात मेहनत कम करनी पड़ती है, जिस कारण उसके शब्द भंडार बढ़ते रहते हैं। बहुत सोचना समझना भी नहीं पड़ता है। कहानी शिल्प और बहुत मेहनत, ये चीजें मेहनत वाली चीजें नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्लास का अर्थ है, क्लास का अर्थ क्या हो जाएगा? कक्षा, आम लोग, खास वर्ग या मुनाफा। क्लास का मतलब ये नहीं कि कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा नहीं हो जाएगा, क्लासरूम की बात नहीं कर रहे हैं, आम लोग की बात भी नहीं कर रहे हैं, मुनाफा तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा खास वर्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आएगा आपका खास वर्ग। क्लास बोलते हैं मिडिल क्लास के लोग या हाई क्लास के लोग, तो ये क्लास संबंधित है वर्ग से, खास वर्ग। कहने का मतलब अंग्रेजी भाषा के शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद कक्षा होता है, परंतु यहाँ गद्यांश के अनुसार क्लास का अर्थ खास वर्ग आ गए, विशेष व्यक्ति परक आ जाए। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पुख्ता, पुख्ता, पुख्ता का अर्थ है ठोस, आसान, कठिन, नई। जरा सोचिए, पुख्ता का अर्थ क्या हो जाएगा? आसान, कठिन, नई या ठोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अब आप बात कर रहे हैं ठोस, पुख्ता का अर्थ ठोस कैसे हो गया? तो अमूमन ऐसे ही थोड़ा कठिन कठिन शब्द जो है सीबीएसई सीटीईटी पूछता है, जिस कारण से बालक को लगता तो है कि मैं सब प्रश्न सही करके आ गया हूं, लेकिन प्रश्न गलत हो पाते हैं। ठीक है, इसका यही तो, ये साइकोलॉजी वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से कि पुख्ता का अर्थ क्या। छात्र क्या सोचता है? पुख्ता का मतलब हम कह देंगे या तो कठिन या आसान, लेकिन नहीं, ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पुख्ता का अर्थ ठोस यानी मजबूत, मजबूत होना। ठीक है ना, मजबूत होना इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प हमने चुनना है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, उच्च प्राथमिक, सॉरी यहां से ये पेडागोजी से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? विभिन्न, ये होगा विभिन्न स्थितियों में प्रभाव प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, या विभिन्न स्थितियों में मानस भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना, या विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना,
या विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के सीखने और उसके सिखाने का उद्देश्य संप्रेषण या बातचीत को प्रभावी पूर्ण तरीके से व्यक्त करना होता है। तब तक बालक जो हो सक्षम हो पाता है अपने विचारों को प्रदान करना, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, तो वो परिपूर्ण हो जाता है, उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, यह विभिन्न स्थितियों में मानस भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास, ये उसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण क्या है। कहने का मतलब वो लड़का को लड़का बोल रही है, क्या संभावित कारण हो सकता है। उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, वह बोलने में लापरवाही बरतती है, या उसे उच्चारण दोष है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आ जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव। ठीक है, क्योंकि भाषा जो है हर क्षेत्र हर जगह जो है गांव गांव में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है, क्योंकि यह मातृभाषा होती है और मातृभाषा वह है जो हम अपनी माँ से या परिवार से सीखते हैं। अर्थात क्या कहना हो जाएगा, कह रहे कि लड़का को लड़का बोलना किसी शिक्षार्थी का उच्चारण दोष तो है, किंतु उसकी सही मायने में वह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्या पता कई बार माता पिता बड़े लाड प्यार से जो है राग का प्रयोग करते हैं, अड़ा की जगह रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद बाद में उसका उसको भी ऐसी आदत हो जाती है वो रा को अड़ा को रा पढ़ने लगती है, तो ये मातृभाषा का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रवि भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण क्या है। यानी का मतलब कि रवि जो है कक्षा की भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, उसका संभावित कारण क्या है। उसे केवल कहानी पढ़ने का शौक है, उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है, ये शिक्षक का शिक्षण नीरस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी केवल उसे कहानी पढ़ने का ये भी नहीं हो सकता कि कहानी पढ़ने का शौक है, उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर पाठ्य पुस्तक नीरस होती तो फिर वो पढ़ता है क्यों। शिक्षा का शिक्षण नीरस है ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर उसमें पढ़ने की ललक नहीं है, उसे पढ़ने की ललक को जगाना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई शिक्षार्थी भाषा की कक्षा में बाल साहित्य पढ़ता है तो वह उसके लिए नकारात्मक अनुशासन नहीं है और न ही किसी पाठ्यपुस्तक के प्रति निरस्ता है, बल्कि उसकी साहित्यिक के प्रति रुचि एवं ललक है। अपने साहित्य को जानना पहचानना वो उसकी एक ललक है, ललक का मतलब होगी लालसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अगर भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि क्या है, यानी सर्वश्रेष्ठ क्या है। भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब सुनना और बोलना ही इसका राइट आंसर नहीं होगा, पढ़ना लिखना ही भाषा नहीं कहलाते, बोलना पढ़ना लिखना ही भाषा नहीं कहलाते। अब तो चारों आयाम सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब इन सभी में वो सक्षम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसको ललक होनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 9 का डी हो जाएगा, क्योंकि भाषा के 4 आधारभूत कौशलों में सुनना पढ़ना लो अनिवार्य सर्वोपरि हो जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा 10 नंबर का,
कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? यानी कक्षा 6 में आप पढ़ा रहे हैं, जूनियर कक्षा होती है और उसको अगर आप पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं, कविताएं पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, तो आप किस विषय का चयन करेंगे? किताबें नैतिक उद्देश्यों से भरी हो, किताबों में पृष्ठ कम हो, किताबों बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो, या किताबें रंगीन हो। ये तो हो नहीं सकता कि किताबें रंगीन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि पृष्ठ भी कम नहीं हो सकते, पाठ तो अधिक रखने हैं, पूरे साल भर का सिलेबस उसमें बनेगा। किताबें नैतिक उद्देश्यों से भरी हो, जरूरी नहीं कि नैतिक उद्देश्य चाहे संपूर्ण आयाम उसके सही होने चाहिए, क्योंकि राइट आंसर इसका सी सही बैठ रहा है। इसमें सभी चीजें आ जाती है। कहने का मतलब किताबों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो। मनोवैज्ञानिक और भाषा, पता चला हमने थोप दिया कुछ और कहीं वो बच्चों की जो है उस भाषा को सीख ही नहीं पा रहे ढंग से, उनके पल्ले नहीं पड़ रही, तो फिर उस भाषा का अनायास हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि बच्चों के लिए कहानी, कविता आदि का चयन करते समय ध्यान रखना जरूरी है कि पुस्तकें बच्चों के मनोवैज्ञानिक भाषिक जरूरतों को आवश्यक पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाव भाव और उसके अंदर कुछ बदलाव आए, कुछ डिफरेंट आए और वो बदल सके, उस कहानी से उसको कुछ निष्कर्ष जरूर मिले। तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों को आज हमने आपके सामने रखा, गद्यांश वाले। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में नंबर आप अपना दे सकते हैं। रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का सेशन चलता है और इसमें हम गद्यांश, पद्यांश तथा पेडागोजी संबंधित प्रश्न लाते हैं। अच्छा लगी वो वीडियो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और कल शाम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।